गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कैरियर प्लानिंग का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कैरियर्स इन पॉलिटिक्स हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट पॉलिटिक्स क्या है वो डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट पॉलिटिक्स को कोर पॉलिटिक्स भी कहते हैं। तो ये बेसिकली डायरेक्ट पॉलिटिक्स दो टाइप की है। एक ये है कि इलेक्टेड मेंबर्स, जिसके अंदर एमएलए, एमपी, कारपोरेटर एंड सरपंच होते हैं। दूसरा है मेंबर्स विद पार्टी बेस्ड रोल्स हैं। पॉलिटिकल पार्टी वर्कर्स एंड लीडर्स आते हैं इस कैटेगरी में। कैंपेन मैनेजर्स, यूथ विंग कोऑर्डिनेटर्स एंड स्पोक्स पर्सन्स। तो डायरेक्ट पॉलिटिक्स में इलेक्टेड मेंबर्स और मेंबर्स विद पार्टी बेस्ड रोल्स में ये 5 टाइप के सब कैटेगरीज हैं। डायरेक्ट पॉलिटिक्स में कुछ मिथ हैं, उस मिथ को हमको पहले ब्रेक करना पड़ेगा बिफोर एंटरिंग इनटू द पॉलिटिक्स। तो पहले सबसे बड़ा मिथ ये है कि पॉलिटिक्स इज ओनली फॉर द रिच और फेमस। ऐसी बात नहीं है, रिच या फेमस के लिए नहीं है ये पॉलिटिक्स। हाँ, कई लोग इंटर हुए हैं, रिच और फेमस जो हैं उनके लिए आसानी हो जाती है, लेकिन दूसरे कई रूट्स हैं, एनजीओज़ हैं और दूसरे कई तरीक़े हैं जिसके ज़रिए से हम पॉलिटिक्स के अंदर इंटर हो सकते हैं। और दूसरा मिथ ये है कि 1 पर्सन कांट मेक ए डिफरेंस इन पॉलिटिक्स। अगरचे द इंटायर सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम अगरचे करप्ट हैं, तो हम ये समझते हैं कि एक आदमी सच्चा रहने से, एक आदमी करप्शन नहीं करने से, या एक आदमी में वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स रहने की वजह से कोई चेंज नहीं आएगा, कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। ये भी गलत है। हर अच्छाई की शुरुआत एक इंसान से ही होती है। हम एक इंसान को पहले ठहरना पड़ेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डिफरेंस आता है। तो 1 पर्सन कांट मेक ए डिफरेंस इन पॉलिटिक्स, ये बिल्कुल ये एक मिथ है। कई हमारे पास अगर जब हम पास्ट में देखें तो कई एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर पूरा इंटायर सिस्टम पूरा करप्टेड था, फिर एक शख्स ठहरता है जो करप्ट नहीं होता and he made the all changes in the political system. थर्ड मिथ ये है कि a neat person can't survive in politics। ये बात भी गलत है। जो नीट है, जो करप्शन नहीं लेता, जिसके पास वैल्यूज़ हैं, जिसके पास प्रिंसिपल्स हैं, वो आदमी सर्वाइव नहीं हो सकता पॉलिटिक्स में। ये सोचना भी गलत है। हाँ, उसको कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं बिकॉज वो इस्टेब्लिशमेंट के और सिस्टम के अगेंस्ट में वो काम कर रहा है, तो कुछ उसको दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सरवाइव नहीं हो सकता बल्कि। तो सबसे पहली चीज़ ये डायरेक्ट जो पॉलिटिक्स है उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट क्या है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट, उसके अंदर अगर से हमको पॉलिटिक्स में एंटर होना है तो रिक्वायरमेंट के तौर पे ये नील नहीं है, लेकिन कुछ हमको प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ रखना पड़ेगा। अगर जो हम एथिकल पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, कुछ हमारा लाइफ स्टाइल होना पड़ेगा, कुछ हमारे पास नॉलेज होना पड़ेगा, कुछ स्किल्स होना पड़ेगा। उसकी बेसिस पे हम डायरेक्ट पॉलिटिक्स में इंटर हो सकते हैं, डायरेक्ट पॉलिटिक्स में सर्वाइव हो सकते हैं, डायरेक्ट पॉलिटिक्स में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़ हैं? ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, राइट माइंडसेट है। ये प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़ मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैंडेटरी उन लोगों के लिए है जो एथिकल पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। अगर जो अनएथिकल लोग हैं तो डिसऑनेस्ट लोग और ऐसे लोग जिसके पास इंटीग्रिटी नहीं है और नेगेटिव माइंडसेट के लोग भी काफ़ी हमको पॉलिटिक्स में मिलते हैं। लेकिन अगर जो किसी को एथिकल पॉलिटिक्स करना है तो फिर ये प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ को हमको फॉलो करना पड़ेगा। और एक चीज़ ये है कि जो जिनके पास प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़ हैं तो उनका एक लाइफ स्टाइल ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या है, हम जब आगे बढ़ते हैं, जो क्रिमिनल्स हैं और जो करप्टेड पीपल हैं वो तो किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर लेंगे सिचुएशन को, लेकिन जो ऑनेस्ट है, जो प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़ में है, तो अगर जो उनका बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं अगर जो कुछ धब्बे हैं तो फिर लोग क्या करेंगे, उसको प्रोजेक्ट करेंगे, उसको प्रोजेक्ट करके उसको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। देखो फलां शख्स बहुत नेक बन रहे हैं, इन ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं, इंटीग्रिटी की बात कर रहे हैं, बगैर करप्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन इनका बैकग्राउंड ये है बोल के वो
प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए जो स्टूडेंट्स आज इंटर होना चाह रहे हैं पॉलिटिक्स में, तो उनको चाहिए कि करप्शन से फ्री, इनके फाइनेंसेस हैं, उनके दूसरे जो औरतों के मामले में जो सिचुएशंस होते हैं, या औरत अगर चले तो मर्दों के बारे में जो सिचुएशंस होते हैं, इन तमाम को लेके अगर इनका ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है और फिर वो एथिकल पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, तो फिर ये उनके लिए आसानी बन जाएगी, उनका ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। नॉलेज रिक्वायर्ड है, क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन डायरेक्ट पॉलिटिक्स में काम करना है तो नॉलेज यकीनन चाहिए। इसकी क्या नॉलेज चाहिए? पॉलिटिकल साइंस की कुछ नॉलेज है, हिस्ट्री, लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशोलॉजी। ये नॉलेज अगर से है तो एक पर्सन को डायरेक्ट पॉलिटिक्स में इंटर होने के लिए, उसको सरवाइव होने के लिए, उसके ग्रोथ के लिए ये चीज़ें हेल्प करेंगी। और डायरेक्ट पॉलिटिक्स में कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि क्वालिटीज़, उसको विजनरी होना चाहिए, एम्पैथेटिक होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए, उसके पास पेशेंस रहना चाहिए और परसिस्टेंट होना चाहिए। अगेन आई रिपीट, ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें एथिकल पॉलिटिक्स के लिए है। ये अदरवाइज एम्पैथी ज़रूरत नहीं है उन लोगों के लिए जो अनएथिकल लोग हैं। रिस्पॉन्सिबल भी एथिकल पॉलिटिक्स के लिए है। विजनरी, आपके पास विजन क्या है? विजन आपके पास रॉन्ग विजन है या राइट विजन है? आपको अगर राइट विजन रखना चाह रहे हैं तो अगेन यू आर ट्राइंग फॉर दी एथिकल पॉलिटिक्स। लीडरशिप क्वालिटीज़ के बाद लीडरशिप स्किल्स। स्किल्स क्या होना चाहिए एक डायरेक्ट पॉलिटिक्स में एंटर होने के लिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग आना, डिसीजन मेकिंग रहना, इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, डिबेट करने के स्किल्स रहना, इंस्पायरिंग एंड मोबिलाइजिंग पीपल टुवर्ड ए गोल, नेगोशिएशन एंड डिप्लोमेसी, टीम बिल्डिंग, क्राइसिस मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, हैंडलिंग फेल्यूर्स एंड क्रिटिसिज्म ग्रेसफुल्ली। ये तमाम चीज़ें लीडरशिप स्किल्स एक पॉलिटिशियन के पास होनी चाहिए जो एथिकल पॉलिटिक्स करना चाह रहा है। और फर्दर है पब्लिक स्पीकिंग, सोशल अवेयरनेस, कम्युनिकेशन एंड अडेप्टेबिलिटी। अगर से हम इंडिविजुअली अगर से देखें, ये तो इन जनरल डायरेक्ट जो पॉलिटिक्स में इंटर होना चाह रहे हैं उनकी हम क्या स्किल्स की ज़रूरत है, उनके पास क्या लीडरशिप क्वालिटीज़ की ज़रूरत है, उनके पास क्या लीडरशिप स्किल्स की ज़रूरत है, हम इन जनरल इसमें देखें। अगर से हम स्पेसिफिक देखना चाह रहे हैं, एमपी में स्पेसिफिक क्या स्किल्स की ज़रूरत है, एमपी में क्या स्पेसिफिक, एमएलए में क्या स्पेसिफिक स्किल्स की ज़रूरत है, वो भी हम देखेंगे। तो इलेक्टेड मेंबर्स में अगर से हम एमपी की बात करें तो जनरल स्किल्स के अलावा एक एमपी में एक स्पेसिफिक स्किल्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग है, डिबेटिंग एंड कम्युनिकेशन है, कॉन्स्टिट्यूएंसी इंगेजमेंट है, लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग है, नेटवर्किंग एंड अलायंसेस। इसी तरह से हम अगर जो एमएलए का देखें तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए के लिए जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, स्टेट पॉलिसी अवेयरनेस है, पब्लिक स्पीकिंग, डेवलपमेंट प्लानिंग, कॉन्स्टिट्यूएंट सर्विसेज, क्राइसिस रिस्पांस। उसके बाद कारपोरेटर के पास जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, अर्बन गवर्नेंस नॉलेज होना चाहिए, कम्युनिटी इंगेजमेंट, म्यूनसिपल बजटिंग, कंप्लेंट रिड्रेसल, कोलैबोरेशन। उसके बाद अगर जे हम सरपंच, विलेज पंचायत हेड अगर जे हम देखें तो इनके पास जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, पंचायती राज नॉलेज, लोकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंसेंसस बिल्डिंग, स्कीम इम्प्लीमेंटेशन, ग्रास रूट्स लीडरशिप। अब इसके बाद जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उसके बाद अगर से हम नॉन इलेक्टेड मेंबर्स जो है हमारे पास डायरेक्ट पॉलिटिक्स के अंदर, तो नॉन इलेक्टेड मेंबर्स में अगर से हम पहला देखें पॉलिटिकल पार्टी वर्कर्स एंड लीडर्स, तो इनके पास क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, क्या ज़रूरत है इनको? ग्रास रूट्स मोबिलाइजेशन, ये स्किल आना चाहिए इनको, पार्टी आइडियोलॉजी अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन एंड परसुएशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग, मीडिया सेवी।
इसके बाद अगर से कैंपेन मैनेजर्स हैं तो इनके पास क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है? इनको स्ट्रैटेजिक प्लानिंग आनी चाहिए, डेटा एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग, बजट मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट। अगरचे डायरेक्ट पॉलिटिक्स के अंदर हम देखते हैं फिर यूथ विंग कोऑर्डिनेटर्स को, तो इनके पास जो स्किल्स का रिक्वायरमेंट है यूथ इंगेजमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, क्रिएटिविटी, नेटवर्किंग। स्पोक्स पर्सन्स जो है डायरेक्ट पॉलिटिक्स के अंदर, इनके पास जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, जो स्किल्स ज़रूरी होता है वो स्किल्स ये हैं: कम्युनिकेशन एंड पब्लिक इंगेजमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, एक्टिव लिसनिंग, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड मीडिया स्ट्रेटेजी, क्राइसिस कम्युनिकेशन, मैसेज फ्रेमिंग, मीडिया सेवी, फैक्ट चेकिंग, interpersonal and political acumen, emotional intelligence, negotiation and diplomacy, political awareness, team and time management, coordination with party leaders। तो इनके बाद अगर हम इनकी क्या अप्रॉक्सीमेट इनकी इनकम होती है, तो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, नॉन इलेक्टेड मेंबर्स हैं। तो ये जो इनकी इनकम है, अगरचे आप एथिकल पॉलिटिक्स अगर करना चाह रहे हैं तो इनकी इनकम होती है, तो वो इनकम लेकिन फिक्स्ड नहीं होती इन द टर्म्स के इलेक्टेड मेंबर्स हैं। तो ये स्टेट नॉर्म्स के हिसाब से ये वेरिएशन होता। तेलंगाना के अगर कोई है तो उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, एमपी है, एमएलए हैं, तो इनकी सैलरीज अलग हैं। अगर जब हम दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, आसाम वगैरह, तो वहाँ पे उनके स्टेट नॉर्म्स के हिसाब से उनके सैलरीज अलग होते हैं। तो इंसान अगर जो भी पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हैं, स्टूडेंट हैं जो पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हैं, तो ये जो सैलरीज होती हैं वो दूसरी सैलरीज से कंपेयर अगर करें, हम इंजीनियर है, डॉक्टर हैं, उससे कंपेरेबल होती। ये सैलरीज हमारी इंसान को खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी हो जाती। तो किसी को भी करप्शन वगैरह और दूसरे चीटिंग्स, फ्रॉड्स करने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी हो जाती। और इसी तरह से नॉन इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं उनकी सैलरी भी फिक्स्ड नहीं होती, वो डिपेंड करता कि पार्टीज बजट में है। अब बड़ी पार्टी में है या छोटी पार्टी में है, उसकी फिर क्या बजट्स हैं उनके, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या सैलरी मिलेगी। फिर अगेन इट विल डिपेंड अपॉन दी पार्टीज नाम्स यानी आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका नॉलेज क्या है, आप कितना सपोर्ट कर रहे पार्टी को, कितना टाइम दे रहे पार्टी के लिए, वो तमाम जो नाम्स होते हैं पार्टीज़ के, उस पर डिपेंड करता कि आपकी इनकम क्या होगी। तो बेसिकली इलेक्टेड मेंबर्स के लिए स्टेट डिफाइन करती सैलरी को, नॉन इलेक्टेड मेंबर्स के लिए डिपेंड्स अपॉन दी पार्टी। उसके बाद अगर हम इनडायरेक्ट पॉलिटिक्स अगर से देखें, तो इनडायरेक्ट पॉलिटिक्स के अंदर जो पोस्ट्स हैं वो ये हैं कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, पॉलिसी एडवाइज़र, स्पीच राइटर, वर्किंग विथ एनजीओज, थिंक टैंक्स, सिविल सर्विसेज, मीडिया, वर्किंग इन पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो पॉलिटिशियंस भी यूज़ करते हैं और एट द सेम टाइम वो सेम पोस्ट किसी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में या फिर एनजीओज वगैरह में भी वो इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पीच राइटर की अगर से हम बात करें, तो स्पीच राइटर का रिक्वायरमेंट पॉलिटिशियंस को होता, स्पीच राइटर का रिक्वायरमेंट सेलिब्रिटीज़ को होता, स्पोर्ट्स पर्सन्स को होता। ये तमाम चीज़ें हैं। हम पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं हम, तो ये चीज़ें हम ऐड कर लिए, तमाम चीज़ें उसको जो पॉलिटिक्स में भी हैं और दूसरे के अंदर भी हैं वो। अब सबसे पहले अगर हम इनडायरेक्ट पॉलिटिक्स के अंदर हम सबसे पहले देखें पॉलिटिकल एनालिस्ट, तो ये पॉलिटिकल एनालिस्ट क्या होता, हु इज़ ए पॉलिटिकल एनालिस्ट। तो पॉलिटिकल एनालिस्ट एक ऐसा प्रोफेशनल है जो पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल इवेंट और पॉलिटिकल ट्रेंड्स को स्टडी करता है और अपना ओपिनियन देता है। और पॉलिटिकल एनालिस्ट इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं ये कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट को, ऑर्गेनाइजेशंस को, इकोनॉमीज़
और पब्लिक ओपिनियन को कैसे अफेक्ट करते हैं। ये पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। तो इनके स्कोप्स क्या हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के? इनके स्कोप्स हैं मीडिया एंड जर्नलिज्म, थिंक टैंक्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट एंड सिविल सर्विसेज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कॉरपोरेट एंड रिस्क कंसल्टिंग फर्म्स, पॉलिटिकल कैंपेन्स एंड स्ट्रैटेजी, एकेडमिया एंड टीचिंग, सोशल मीडिया। यहाँ पे एक पॉलिटिकल एनालिस्ट को जॉब मिल सकती है, यहाँ से वो अर्न कर सकते हैं ये एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट। पॉलिटिकल एनालिस्ट के लिए नॉलेज की क्या नॉलेज की ज़रूरत है? पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक्स, पब्लिक पॉलिसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्टोरल सिस्टम, यानी पॉलिटिकल पार्टीज यानी दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में भी उनको नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर जो कोई पर्सन अगरचे दे आर वर्किंग फॉर कांग्रेस पार्टी, तो उनको दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इंडिया के, चाहे वो नेशनल लेवल के पार्टीज़ हैं या स्टेट लेवल के पार्टीज़ हैं या सिटी लेवल के पार्टीज़ हैं, वट एवर इट इज़, अगरचे कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी के साथ अगर वो जुड़ के काम कर रहा, तो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट को कंपेयर करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए उसको दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी नॉलेज रहना पड़ता है। फिर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ के बाद इलेक्टोरल सिस्टम, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, अंडरस्टैंड पॉलिटिकल थ्योरीज एंड गवर्नेंस मॉडल्स। पॉलिटिकल एनालिस्ट की क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन ये तमाम चीज़ें क्या है, नॉलेज और स्किल्स के ऊपर हैं, लेकिन अगर जो क्वालिफिकेशन आपके पास रहती है तो फिर एडेड एडवांटेज हो जाता है आपको जॉब मिलने के लिए। तो बैचलर्स डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, जर्नलिज्म और पब्लिक पॉलिसी, अगरचे मास्टर्स डिग्री है तो ये रिकमेंडेड है, ये आपकी प्रिफर्ड है। तो उसके बाद स्किल्स जो रिक्वायर्ड है पॉलिटिकल एनालिस्ट के लिए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रहता नॉलेज और स्किल्स रहता। कुछ लोग हो सकता है क्वालिफिकेशन को उतना नहीं देखें, कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर चाहे आपके पास स्किल्स स्ट्रांग है, नॉलेज बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कोई क्वालिफिकेशन ना देखें। तो स्किल्स और नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती। तो स्किल्स क्या है रिक्वायर्ड है पॉलिटिकल एनालिस्ट के लिए? रिसर्च एंड डेटा एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, रिपोर्ट राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेटिंग, रिपोर्ट राइटिंग एंड ओपिनियन राइटिंग, सोशल मीडिया स्किल्स। पॉलिटिकल एनालिस्ट की इनकम क्या होती? एंट्री लेवल पे जब 0 to 2 ईयर्स उनका जो एक्सपीरियंस रहता, तो अप्रॉक्सीमेट है ये तमाम चीज़ें, डिपेंड करता वेरियस सिचुएशन पे। तो फिर भी हम एक ब्रैकेट में लाने की कोशिश की है यहाँ पे कि स्टूडेंट्स को अंदाज़ा हो कि क्या ईयरली सैलरी हो सकती है इसके अंदर। तो एंट्री लेवल पे 3 to 5 लाख पर ईयर सैलरी हो सकती, मिड लेवल पे 3 to 7 ईयर्स के एक्सपीरियंस पे 6 to 12 लाख पर ईयर सैलरी हो सकती, सीनियर लेवल पे जहाँ पे 8+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है 15 लाख पर ईयर एंड अबव सैलरी हो सकती। टॉप पॉलिटिकल एनालिस्ट अगर चाहे आप हैं तो ईयरली आपकी इनकम 25 लाख रुपीज़ या उससे ज़्यादा भी आपकी इनकम हो सकती। तो ये इनकम अगर आप देखें पॉलिटिकल एनालिस्ट की, दिस इज़ far more than other incomes compared, you can compare with even engineers like that, MBAs हैं आपके पास, इंजीनियर्स हैं, उन लोगों की सैलरी से आप कंपेयर कर सकते हैं या उनसे ज़्यादा भी है ये सैलरी। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिसी एडवाइज़र। तो व्हाट डज अ पॉलिसी एडवाइज़र डू? पॉलिसी मेकिंग में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रूल्स, लॉज और गाइडलाइंस बनाए जाते हैं, जिसकी बुनियाद पर ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट करती हैं। पॉलिसी एडवाइजर्स पॉलिटिकल लीडर्स
गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस को पॉलिसीज़ ड्राफ्ट करने में और स्ट्रैटेजिक एडवाइस देने में मदद करते हैं। पॉलिसी एडवाइज़र्स के स्कोप्स क्या हैं? पॉलिसी एडवाइज़र्स के स्कोप्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, थिंक टैंक्स एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट कंपनीज, NGOs एंड एडवोकेसी ग्रुप्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। पॉलिसी एडवाइज़र के क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री है पॉलिटिकल साइंस में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस या इसी तरह के रिलेटेड फील्ड्स में मिनिमम क्वालिफिकेशन पॉलिसी एडवाइज़र के लिए और डिग्री है इन स्पेशलाइजेशन में। प्रीफर्ड क्या है? मास्टर्स डिग्री है, जहाँ पे आप MA करते हो या MPP करते हो, जो MPP यानी मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी, MBA या LLB। अगर जब एलाइट ऑप्शन देखते हैं तो फिर आप अगरचे बड़े यूनिवर्सिटी से अगरचे आप करे हुए हैं क्वालिफिकेशन, तो आपके ब्राइट चांसेस रहते हैं इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़। लाइक अगरचे आप JNU से पढ़े हुए हैं या दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए हैं या ISB अशोका यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, तो आपके ऑप्शंस ब्राइट हो जाते हैं। पॉलिसी एडवाइज़र के लिए क्या नॉलेज की ज़रूरत है? पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेटा एनालिसिस, करंट अफेयर्स। पॉलिसी एडवाइज़र के लिए क्या स्किल्स की ज़रूरत है? रिसर्च एंड एनालिटिकल थिंकिंग, रिपोर्ट राइटिंग एंड पॉलिसी ड्राफ्टिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, नेगोशिएशन एंड डिप्लोमेसी, एथिकल डिसीजन मेकिंग। पॉलिसी एडवाइज़र की अप्रॉक्सीमेट इनकम क्या है? एंट्री लेवल पे यानी 0 to 2 ईयर्स का जब एक्सपीरियंस होता है तो 4 to 8 लाख पर एनम एंट्री लेवल पे इनकी इनकम होती है। मिड लेवल पे 8 to 18 लाख पर ईयर की इनकम होती है। सीनियर लेवल जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस 8 प्लस ईयर्स का है, 18 to 35 लाख पर ईयर की इनकम होती है। अगर से आप टॉप थिंक टैंक या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस 10 प्लस ईयर्स का है, तब आपकी इनकम 30 लाख प्लस या 50 लाख के आसपास भी आपकी इनकम हो सकती है। सैलरीज वेरी डिपेंडिंग ऑन वेदर यू वर्क फॉर गवर्नमेंट बॉडीज, पॉलिटिकल लीडर्स, प्राइवेट थिंक टैंक्स और इंटरनेशनल NGOs। नेक्स्ट है हमारे पास इनडायरेक्ट पॉलिटिक्स में नेक्स्ट स्कोप जो है, नेक्स्ट कैटेगरी जो है पोस्ट की, वो है स्पीच राइटर। तो स्पीच राइटर में स्पीच राइटिंग क्या है? स्पीच राइटिंग पहले एक पावरफुल स्पीचेस लिखना है जिसमें आप अपने आइडियाज़ को कन्वे करते हो, ऑडियंस को इंस्पायर करते हो और पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड करते हो। तो उसके बाद स्पीच राइटर किसको बोलेंगे? एक स्पीच राइटर पॉलिटिकल लीडर्स, CEOs, सोशल एक्टिविस्ट और सेलिब्रिटीज़ के साथ क्लोजली काम करता है और इनके लिए इनके विज़न, मिशन और पब्लिक इमेज के हिसाब से स्पीचेस प्रिपेयर करता है। स्पीच राइटर का मकसद ऐसे स्पीचेस लिखना है जहां पर स्पीकर की बात साफ तौर पर समझ सके और उसकी बात इम्पैक्टफुल हो, रिलेटेबल हो और इंस्पायरिंग हो। तो स्पीच राइटर के लिए स्कोप्स क्या हैं? स्पीच राइटर के लिए स्कोप्स पॉलिटिकल लीडर्स, कॉरपोरेट लीडर्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया हाउसेस, इवेंट मैनेजमेंट फर्म्स, स्टार्टअप्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। स्पीच राइटर यहाँ पे तमाम पे काम कर सकते हैं। तो चूँकि हम पॉलिटिकल लीडर्स के लिए बात कर रहे हैं तो इसमें चूँकि स्पीच राइटर दूसरे कैटेगरीज में भी आते हैं तो हमने उसको डिस्कशन का हिस्सा बनाया है। उसके बाद एक स्पीच राइटर की क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है? बैचलर्स डिग्री इन इंग्लिश, जर्नलिज्म, कम्युनिकेशंस, पॉलिटिकल साइंस और रिलेटेड फील्ड। आप बिल्कुल कन्वेंशनल तरीके पे अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पे आपको
क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होता। अदरवाइज अनकन्वेंशनल तरीके से आप काम करते हैं और अपनी नॉलेज और स्किल्स को आप महारत हासिल कर रहे हैं, तो फिर आउट ऑफ द वे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर प्रीफर्ड क्या है? मास्टर्स डिग्री इन कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, पब्लिक पॉलिसी और पॉलिटिकल साइंस। स्पीच राइटर के लिए क्या नॉलेज की ज़रूरत है? पॉलिटिकल एंड सोशल अवेयरनेस, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, पब्लिक सेंटिमेंट, हिस्ट्री एंड कल्चर, मीडिया लिटरेसी। उसके बाद स्पीच राइटर के लिए क्या स्किल्स की ज़रूरत है? क्रिएटिव राइटिंग, रिसर्च स्किल्स, एडाप्टेबिलिटी, परसुएशन, अटेंशन टू डिटेल, टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये स्किल्स की ज़रूरत है। तो स्पीच राइटर के लिए अप्रॉक्सीमेट एनुअल सैलरी कितनी है? एंट्री लेवल पे जहाँ पे 0 to 2 years एक्सपीरियंस है तो 3 to 6 लाख इनकम हो सकती है इनकी। मिड लेवल में 6 to 12 लाख, सीनियर लेवल में 12 to 25 लाख। टॉप पॉलिटिकल लीडर्स अगर से हैं तो 25 लाख प्लस इनकी सैलरी हो सकती है। फ्रीलांस स्पीच राइटर्स में अर्न पर प्रोजेक्ट 5,000 to 50,000 रुपीज़। उसके बाद अगर से हम देखें नेक्स्ट कैटेगरी जो है पोस्ट की इनडायरेक्ट पॉलिटिक्स के अंदर, वर्किंग विथ एनजीओस। एनजीओस जो स्टेट का, सोसाइटी का और कम्युनिटी का काम करते हैं। गवर्नमेंट बॉडी नहीं है एनजीओस, लेकिन बहुत सारा ऐसा काम है जो एनजीओस करती हैं। इसी वजह से एनजीओस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स पे, कम्युनिटी पे, सोसाइटी पे, नेशन पे इम्पैक्टफुल होती हैं। तो इसलिए इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं, वर्किंग विथ एनजीओस। तो एनजीओस एंड देयर रोल इन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो एनजीओ जिसको हम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कहते हैं, तो उनके साथ काम करना यानी सोशल, इन्वायरमेंटल, हेल्थ, एजुकेशन और ह्यूमन राइट्स जैसे सेक्टर में काम करना है। एनजीओ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट होकर लेकिन कम्युनिटी, सोसाइटी और नेशन बिल्डिंग के लिए काम करता है। तो इसके स्कोप्स क्या है वर्किंग विथ एनजीओस का? एजुकेशन प्रोग्राम रूरल एंड अर्बन में, हेल्थ अवेयरनेस एंड सर्विसेज, विमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, डिजास्टर रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन, चाइल्ड वेलफेयर एंड राइट्स, ह्यूमन राइट्स एंड पॉलिसी एडवोकेसी, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोजेक्ट, स्किल डेवलपमेंट एंड लिवलीहुड प्रोग्राम्स। Scope again continue, international development with global NGOs like UNICEF है, WWF है। कैरियर ग्रोथ अगर जब देखें वर्किंग विथ NGOs के साथ तो यू कैन ग्रो फ्रॉम ए फील्ड वर्कर टू प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर टू प्रोग्राम मैनेजर टू नेशनल इंटरनेशनल लेवल डायरेक्टर। ऑल्सो एक्सपीरियंस इन NGOs is often respected if you wish to later join in government mission, UN bodies और सिविल सर्विसेज। तो आप एनजीओ से स्टार्ट करके आप गवर्नमेंट बॉडी का भी हिस्सा, पॉलिटिक्स में हिस्सा बन सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन क्या है? एनजीओज में काम करने के लिए अगेन रिक्वायरमेंट के तौर पे ऐसा कुछ काम नहीं है, क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर जो कुछ आप डिग्री रखते हैं तो फिर आपको बात करने के लिए थोड़ा आपके लिए स्पेस बन जाता है। तो बेसिक क्वालिफिकेशन जो है बैचलर्स डिग्री इन एनी स्ट्रीम, अगर जो आप आर्ट्स में, सोशल वर्क में, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में अगर जो आप करे हुए हैं तो ये थोड़ा आपको एडेड एडवांटेज हो जाएगा। प्रीफर्ड क्या है? मास्टर्स अगर जो हैं आप इन सोशल वर्क, डेवलपमेंट स्टडीज़, पब्लिक पॉलिसी और रूरल डेवलपमेंट और रिलेवेंट फील्ड्स में अगर आप मास्टर्स डिग्री करते हैं तब और आपके ब्राइट चांसेस हो जाते हैं। और स्पेशलाइज्ड एनजीओस के भी कुछ कोर्सेज हैं, जैसे मे प्रीफर डोमेन स्पेसिफिक डिग्रीज लाइक पब्लिक हेल्थ फॉर हेल्थ एनजीओस, इन्वायरमेंटल साइंस फॉर क्लाइमेट एनजीओस। नॉलेज क्या रिक्वायर्ड है वर्किंग विद एनजीओस के लिए? डेवलपमेंट इश्यूज,
गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज, एनजीओ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, नेशनल एंड इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स, बेसिक्स ऑफ फंड रेजिंग एंड प्रपोजल राइटिंग। क्या स्किल्स की ज़रूरत है अगर आपको एनजीओ के साथ काम करना है? तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फील्ड वर्क एग्जीक्यूशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, फंड रेजिंग एंड डोनर मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग, एडवोकेसी एंड लॉबिंग, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, लीडरशिप एंड टीम वर्क, एम्पैथी, पेशेंस एंड कल्चरल सेंसिटिविटी। तो अप्रॉक्सीमेट सैलरी क्या रहेंगी इनकी? एंट्री लेवल पे 1.8 लाख टू 3.5 लाख, मिड लेवल पे 3.5 लाख टू 6 लाख पर एनम, और सीनियर लेवल पे जहाँ पे 5 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको होता है तो 6 लाख टू 12 लाख पर ईयर इनकम हो सकती है इसके अंदर। और अगर जो टॉप मैनेजमेंट पोस्ट पे हैं एनजीओज में 10+ ईयर्स एक्सपीरियंस के साथ, तो आपकी इनकम 12 लाख से 25 लाख के दरमियान भी हो सकती है। Note: international NGOs like UN bodies, World Bank projects, etc. pay significantly higher, especially based in cities like Delhi, Mumbai and Bangalore. उसके बाद थिंक टैंक्स। थिंक टैंक्स में what it is? थिंक टैंक्स किसको बोलेंगे? थिंक टैंक्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन डेप्थ एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं। थिंक टैंक्स अपने रिसर्च पेपर्स, सेमिनार्स और मीडिया आउटरीच के ज़रिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कॉरपोरेट स्ट्रैटेजीज़ और पब्लिक ओपिनियंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। थिंक टैंक्स इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं या गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटीज़, कॉरपोरेशंस और एनजीओस के साथ भी एफिलिएटेड होते हैं। थिंक टैंक्स के स्कोप्स क्या हैं? पब्लिक पॉलिसी रिसर्च, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टडीज, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड जियोपॉलिटिक्स एनालिसिस, डिफेंस एंड सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, environmental and climate policy, technology and innovation policy, education, health and social sector reforms, law and governance studies। ये स्कोप्स हैं थिंक टैंक के लिए। इनके लिए क्या क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत है? बेसिक क्वालिफिकेशन थिंक टैंक्स के लिए बैचलर्स डिग्री है पॉलिटिकल साइंस में या फिर इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक पॉलिसी, लॉ और सोशियोलॉजी। प्रीफर्ड क्या है? मास्टर्स और पीएचडी इन पब्लिक पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट स्टडीज आर ए स्पेशलाइज्ड फील्ड डिपेंडिंग ऑन दी थिंक टैंक्स फोकस एरिया। थिंक टैंक्स के लिए जो क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है उसको अगर हम देखें कंटिन्यू में तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगरचे लिखते हैं आप, जैसे यूजीसी, नेट कैन आल्सो स्ट्रेंथन द एकेडमिक प्रोफाइल फॉर थिंक टैंक्स। इनके लिए स्किल्स क्या ज़रूरत है थिंक टैंक्स के लिए? एनालिटिकल थिंकिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग, हाई क्वालिटी रिसर्च एंड रिपोर्ट राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, पॉलिसी ड्राफ्टिंग एंड प्रपोजल डेवलपमेंट, डेटा विजुअलाइजेशन एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। थिंक टैंक्स के लिए जो इनकम है अप्रॉक्सीमेट सैलरी पर ईयर, तो अगेन एंट्री लेवल पे 2 लाख to 4 लाख है थिंक टैंक्स के लिए। और रिसर्च एसोसिएट हैं जहाँ पे आप 2 to 5 ईयर्स अगर आपका एक्सपीरियंस है तो 4 लाख से 8 लाख इनकम हो सकती है। 5 to 10 ईयर्स का अगर एक्सपीरियंस है तो 8 लाख to 15 लाख इनकम हो सकती है। 10+ ईयर्स का अगर एक्सपीरियंस है आपको तो 15 लाख से 15 लाख से 30 लाख का आपका ईयरली इनकम हो सकती है आपकी। उसके बाद सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विसेज क्या हैं? तो सिविल सर्विसेज बैकबोन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का बैकबोन है। सिविल सर्वेंट्स गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं,
जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना हो, या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हो, या पब्लिक सर्विसेज डिलीवर करना हो, ये सिविल सर्वेंट्स का काम है। इसी तरह से सिविल सर्वेंट्स स्टेट और मुल्क के डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। सर्विसेज में टॉप के 3 सिविल सर्विसेज हैं, जैसे कि आईएएस हैं, जिसको हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं। दूसरा आईपीएस है, जिसको हम इंडियन पुलिस सर्विस कहते हैं। तीसरी सर्विस जो है सिविल सर्विसेज में, वो है आईएफएस, जिसको हम इंडियन फॉरेन सर्विस कहते हैं। तो उसके बाद सिविल सर्वेंट्स लोकल गवर्नेंस से लेकर नेशनल पॉलिसी मेकिंग तक हर चीज़ मैनेज करते हैं। उसके बाद अब सिविल सर्विसेज के लिए रिक्वायरमेंट क्या है क्वालिफिकेशन का, तो मिनिमम बैचलर डिग्री है किसी भी डिसिप्लिन में, और लेकिन मैंडेटरी क्या है, उसके बाद सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन लिखना पड़ेगा जो यूपीएससी कंडक्ट करती है। उसके बाद 3 उसके स्टेजेस होते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, मेन एग्जामिनेशन क्लियर करना होता है जिसको डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है। फिर सिविल सर्विसेज में नॉलेज की क्या ज़रूरत है, करंट अफेयर्स है, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड जियोग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज। स्किल्स क्या हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, डिप्लोमेसी एंड नेगोशिएशन, ये सिविल सर्विसेज के लिए ये स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। इनकी सैलरी क्या होती, एंट्री लेवल पे जहाँ पे आप एसडीएम या असिस्टेंट कलेक्टर होते हैं तो आपकी सैलरी 6 लाख से 8 लाख पर ईयर होती। मिड लेवल में 10 लाख से 15 लाख पर ईयर है। सीनियर लेवल में 20 लाख से 30 लाख है। तो मीडिया डेमोक्रेसी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता। ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बाद 4th पिलर है। पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में मीडिया प्रोफेशनल्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, गवर्नेंस, इलेक्शंस और पॉलिसी मैटर्स के ताल्लुक़ से इन्फॉर्म करने के लिए, एजुकेट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने के लिए ज़िम्मेदार हैं। ये मीडिया का रोल है, इम्पॉर्टेंट रोल। अगरचे स्कोप देखें मीडिया का कहाँ कहाँ स्कोप है, तो पॉलिटिकल जर्नलिज्म है, उसके बाद इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग है, एडिटोरियल राइटिंग एंड एनालिसिस है, न्यूज़ एंकरिंग एंड डिबेट्स हैं। स्कोप फर्दर सोशल मीडिया एंड डिजिटल जर्नलिज्म, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड पीआर, कंटेंट क्रिएशन फॉर थिंक टैंक्स, एनजीओज और इंडिपेंडेंट पोर्टल्स। क्वालिफिकेशन क्या ज़रूरत है मीडिया के लिए, मिनिमम बैचलर्स डिग्री है, किसमें, जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल साइंस या इंग्लिश में। प्रीफर्ड मास्टर्स डिग्री है जर्नलिज्म में, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, मीडिया स्टडीज़ या पब्लिक पॉलिसी कैन ऐड एडवांटेज। सम स्पेशलाइज्ड शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन इन पॉलिटिकल रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म और मल्टीमीडिया जर्नलिज्म आर आल्सो बेनिफिशियल। मीडिया के लिए क्या नॉलेज की ज़रूरत है, स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, करंट अफेयर्स एंड हिस्ट्री, मीडिया लॉज एंड एथिक्स, डिजिटल ट्रेंड्स। स्किल्स की क्या ज़रूरत है, रिपोर्टिंग एंड रिसर्च स्किल्स, एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस, पब्लिक स्पीकिंग, स्टोरी टेलिंग एंड नैरेटिव बिल्डिंग, टेक्निकल स्किल्स, नेटवर्किंग। अप्रॉक्सीमेट सैलरी क्या होती है मीडिया की, तो अप्रॉक्सीमेट इनकम एंट्री लेवल पे इनकी 2 लाख से 5 लाख होती, मिड लेवल पे 6 लाख से 12 लाख होती, सीनियर लेवल पे 15 लाख से 30 लाख होती है।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कैरियर प्लानिंग के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पॉलिटिक्स में दो देखिए हम लोग। तो मिथ को जहन में रखिए अगेन आप, कि ये जो मिथ है पॉलिटिक्स के ताल्लुक से, चाहे वो डायरेक्ट पॉलिटिक्स हो या इनडायरेक्ट पॉलिटिक्स हो, स्पेशली डायरेक्ट पॉलिटिक्स में मिथ की वजह से जो करेजियस हैं, जो ऑनेस्ट हैं, उन लोगों को पॉलिटिक्स के अंदर आना चाहिए और अपना रोल प्ले करना चाहिए। आज के दौर में जहाँ पे पूरा सिस्टम करप्ट है और एक कम्युनल हार्मोनी के लिए और लोगों को मिलकर काम करने के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए, सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए जो हमारे यूथ हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं, इन तमाम को ये कैरियर भी एक है जिसको हम सोचना चाहिए। स्पेशली अगर जब आप इनडायरेक्ट पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में सोचते हैं तो वहाँ पे तो मिथ भी ऑलमोस्ट आपके ख़त्म हो जाते हैं और एक आप कैरियर का एक नया डोर आपके लिए ओपन हो जाता। वरना हम जनरली जो देखा गया है, स्पेशली साउथ इंडिया में हम जो देखा गया है, हमारा ज़्यादातर फोकस इंजीनियरिंग पे, मेडिसिन वगैरह पे ही होता है, लॉ या मैनेजमेंट, 3-4 कोर्स हम ज़्यादा हमारा जो पॉपुलेशन है साउथ इंडिया का, बहुत ज़्यादा हमारा पॉपुलेशन इसी में ज़्यादा। अभी लोग कुछ इंटरप्रीनियरशिप वगैरह में भी आ रहे हैं, अदरवाइज़ ये 4 हमारे लॉ है, इंजीनियरिंग है, मेडिसिन है, इसी में हम लोग फोकस करते हैं। तो हमारे यूथ को, हमारे स्टूडेंट्स को, यंग स्टूडेंट्स को, इवन पेरेंट्स को, टीचर्स को इस तरफ सोचने की ज़रूरत है कि कैरियर पॉलिटिक्स में भी हमारे क्या कैरियर हो सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।